हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड यू आर वाचिंग अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं संसद के पीठासीन अधिकारियों के विषय में। आप जानते हैं कि संसद को मुख्यतः दो प्रमुख सदनों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आप राज्यसभा एवं लोकसभा के रूप में जानते हैं। वहीं संसद के पीठासीन अधिकारियों के विषय में बात करें तो संसद के जो दो प्रमुख सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, इनमें से लोकसभा के जो पीठासीन होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष। वहीं राज्यसभा के विषय में बात करें तो राज्यसभा में होते हैं सभापति एवं उपसभापति। तो आज इस क्लास में हम मुख्य रूप से इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के विषय में। लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा की पहली बैठक के बाद जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा की पहली बैठक के बाद में जो उपस्थित सदस्य होते हैं सदन के, उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन किया जाता है। पदावधि के विषय में बात करें तो आमतौर पर लोकसभा के जो कार्यकाल होता है 5 साल, उतने ही समय तक लोकसभा अध्यक्ष का भी कार्यकाल होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष माना जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें ये पद जो है अपने निर्धारित समय से यानी 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर उस व्यक्ति की सदन की सदस्यता छीन ली जाए या छिन जाए किसी भी कारणवश, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकता है, या फिर वह व्यक्ति स्वयं त्यागपत्र दे दे। ठीक है, या फिर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत से संकल्प पारित करके उसको हटाते हैं। ठीक है, तो भी उसका जो है पद जो है वो समाप्त हो जाता है या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन लोकसभा के सदस्य को बहुमत से संकल्प पारित करके हटाने के पहले उसे कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए या लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जो है बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। अगर हमें लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है लोकसभा में बहुमत से संकल्प पारित करके, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो यह संकल्प पारित करने से कम 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होगी, पूर्व सूचना देनी होगी, और इसके साथ साथ हमें सदन के 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक होगा, तभी हम लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, हटाने का संकल्प विचाराधीन होने की स्थिति में क्या होता है, यानी कि जो संकल्प है हटाने का, वो जो है हटाने का जो संकल्प है वो प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है। तो क्या करेंगे? जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वह लोकसभा की कार्यवाही में बिल्कुल उसी तरह भाग लेगा जिस तरीके से पहले से वो ले रहा होगा, और इसके साथ साथ वह अगर मत देने का, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि लोकसभा में मतदान करना है, तो वह मत देने का अधिकार भी रखता है। लेकिन इसकी कंडीशंस है कि अगर कोई भी मुद्दा ऐसा होता है जो लोकसभा में जो है लाया जाता है और वहाँ पर पक्ष और विपक्ष का सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो बराबरी पर तुल जाता है, तो वहाँ पर नियमानुसार क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है। यानी अगर मत बराबरी की स्थिति आ जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है मत जो है वो निर्णायक मत माना जाता है। लेकिन अगर उसको हटाने का संकल्प जो है विचाराधीन हो, ठीक है, हटाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है लेकिन हटाने का जो संकल्प है वो विचाराधीन है, तो उस कंडीशन में मत देने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं रखता है। ठीक है, मत बराबरी की अगर कंडीशंस है और उसको हटाने की प्रक्रिया जो है विचाराधीन है, ये दो सिचुएशन अगर एक साथ जो है अप्लाई होती हैं तो मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो है मत नहीं दे सकता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में वो पीठासीन अधिकारी भी नहीं माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों एवं कार्य के बारे में बात करें तो लोकसभा एवं उसके प्रतिनिधियों का ये मुखिया माना जाता है एवं मुख्य प्रवक्ता के रूप में इसको जाना जाता है। सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए नियम व विधि निर्वहन करता है। सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, ठीक है, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनका पालन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम के अभाव में वह सदन का स्थगन भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सदन का स्थगन कर दे। ठीक है, और किस कंडीशन में? अगर बैठक के लिए जो है कोरम पूरा नहीं है। ठीक है, कोरम क्या होता है?
कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जो कि किसी बैठक के लिए आवश्यक होती है, और ये न्यूनतम संख्या क्या होती है कि जो सदन की वास्तविक संख्या होती है उसका 1/10 भाग, ठीक है, गणपूर्ति या कोरम उसको कहा जाता है। सदन की संख्या का 1/10 संख्या जो होती है वो बैठक के लिए सदन का गणपूर्ति या कोरम मानी जाती है, ठीक है। अगर ये कोरम पूरा नहीं होता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है, सदन का स्थगन कर सकता है। और बराबरी की स्थिति में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन यह बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार उस कंडीशन में नहीं है जब उसको हटाने के लिए जो है कोई संकल्प जो है लाया गया हो और वह विचाराधीन हो, तो उस स्थिति में वो बराबरी की स्थिति में मत नहीं दे सकता। बाकी उसको बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन दोनों सदनों के बीच में यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच में किसी भी बिल को लेकर के, किसी भी विधेयक को लेकर के कोई भी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। नॉर्मल कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष ही जो है संसद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर रहा है, बैठक बुलाता है, और वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहा है, बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो सदनों के बीच में, दोनों सदनों के बीच में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, अगर किसी बिल पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है, ये इसका सबसे मुख्य काम है। आप जानते हो यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का सबसे मुख्य काम क्या है कि कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, और इस संबंध में उसका जो डिसीजन होता है वो बिल्कुल फाइनल माना जाता है, अंतिम माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक डिक्लेयर करने का अधिकार किसको है, तो वो है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा का जो यहाँ से आप समझेंगे कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति कौन नियुक्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अंतर्गत भी काफ़ी जो है कार्यक्षेत्र उसका बड़ा है। लोकसभा का कार्यक्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे कार्य हैं। तो अकेले लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो और भी जो है वहाँ पर भार साधक अधिकारी हैं, वो अकेले ही उस पूरी प्रक्रिया को संभालने में जो है असमर्थ रहते हैं। तो उसका जो पूरा सिस्टम है लोकसभा का जो है कुछ समितियों के द्वारा जो है इसके कार्यों का संचालन किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा के कार्य को जो है और सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समितियों का जो है समितियों को बनाया जाता है, और इन समितियों का एक अध्यक्ष या सभापति नामित किया जाता है। तो संसदीय समितियों के जो भी सभापति होते हैं उन्हें नियुक्त करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। वरीयता सूची में अगर लोकसभा अध्यक्ष की वरीयता सूची अगर ऊपर से देखी जाए, सबसे पहले हमारे जो है महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद में जो वरीयता सूची है अवरोही क्रम में नीचे की तरफ, उस सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में यानी CJI जो होते हैं इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ में संयुक्त रूप से 7वां स्थान रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो अगर वरीयता क्रम पूछता है तो ये वरीयता क्रम है ऊपर से 7वां। ब्रिटेन में यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष किसी दल का सदस्य है, उसे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रखा जाता है, ठीक है। भारत की तुलना में ब्रिटेन में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। ब्रिटेन में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अध्यक्ष होता है निम्न सदन का, वो ज़रूरी नहीं है वो किसी भी जो है किसी दल से संबंधित हो, उसको ज़्यादातर कंडीशंस में निष्पक्ष ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को दल का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की तरह लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, और वहीं अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को।
अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उस समय पर लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्य है कि जो कार्य लोकसभा अध्यक्ष के हैं उसके कार्यों का निर्वहन किया जाए। ठीक है, मुख्य कार्य इसका यही है कि जब कभी भी लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या किसी भी कारणवश वो अपने कार्य करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्य है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करना। अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं माना जाता है यह पद। लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष ऐसा नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में रह के कार्य करते हों, लोकसभा अध्यक्ष के जो है अधीनस्थ या निम्न अधिकारी के रूप में जो है कार्य करते हों, ऐसा नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। 10वीं लोकसभा का जो समय था, 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते थे वो सत्ताधारी दल के होने अनिवार्य थे, यानी कि जो दल सत्ता में है, जिस दल की सरकार है, उसी दल के जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से नियम बदल दिया गया और अध्यक्ष को सत्ताधारी दल से संबद्ध कर दिया गया और उपाध्यक्ष को मुख्य विपक्षी दल से चुना जाता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल से संबंधित होते हैं, जबकि जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो मुख्य विपक्षी दल जो होता है, यानी जिस दल की सरकार बनती है उससे बिल्कुल दूसरे नंबर पर कह सकते हैं या जस्ट उससे कम वोट जिसको प्राप्त होते हैं, जिससे उससे बिल्कुल कम सीट जिसको प्राप्त होती हैं, वो मुख्य विपक्षी दल होता है जो दूसरे नंबर की वरीयता रखता है चुनाव में। तो उस दल से जो है उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में जो है इस पद का जो है उद्भव हुआ था कि प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष, ये कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए। केंद्रीय विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल थे। 1925 में ये जो है निर्वाचित हुए थे। वहीं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कार्यकाल रहा था इनका 1946 से 56 तक। एवं A.S. अयंगर, अनंत सयानाम अयंगर, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे? A.S. अयंगर थे। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही 10 को, एक सभापति तालिका होती है उसके लिए नामांकित करता है, और 10 में से कोई भी सदस्य जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी हो सकता है। यानी जब अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक सभापति तालिका बनाई जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, जो सदन के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो 10 को लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कर दिया? नॉमिनेट कर दिया, उनके नाम दे दिए राष्ट्रपति महोदय को। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? उन 10 में से कोई भी सदस्य, जब अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष भी जो है अवेलेबल नहीं है, तो जो 10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, तो राष्ट्रपति उन्हीं में से किसी एक को सदन का पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। ये होती है लोकसभा के सभापतियों की तालिका। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सामयिक अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। सामयिक अध्यक्ष क्या होते हैं? इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सामयिक अध्यक्ष मुख्य रूप से इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, लोकसभा निर्वाचित होकर के आती है, उसकी पहली बैठक होती है, उसमें ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, सामयिक अध्यक्ष जो होते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? जो नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलवाना एवं नए अध्यक्ष के चुनाव में मदद करना। और जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके बाद में सामयिक अध्यक्ष का पद जो है अपने आप समाप्त हो जाता है और यह पद जो है अल्पकालीन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सामयिक अध्यक्ष क्या होते हैं? सामयिक अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, और जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव होता है इनका पद जो है अल्पकालीन होने के कारण बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और फिर जो अध्यक्ष चुना जाता है वो ही जो है लोकसभा के कार्यों का निर्वहन करता है।
अब राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सभापति कौन होता है? सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। वहीं उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से ही स्वयं चुनती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में दिया गया है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तब वह सभापति के पद पर कार्य नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपलब्ध नहीं है और उनका कार्य जो है उपराष्ट्रपति को दिया गया है, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सभापति का पद रिक्त होने की कंडीशन में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपसभापति। उपसभापति का कार्य क्या है? जब सभापति नहीं है, अपने पद पर नहीं है, या किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु न हो तो बीमार हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं है कार्य करने के लिए, कोई भी रीज़न हो, तो उस कंडीशन में सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार से लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन नहीं रहता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या हम कह सकते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, उसी तरीके से जो उपसभापति का पद है ये भी सभापति के अधीन नहीं है, ये राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के समान ही शक्तियां एवं कार्य जो है दिए गए हैं किसको? राज्यसभा के सभापति को। लेकिन धन विधेयक पर निर्णय एवं संसद की संयुक्त बैठक का जो है अधिकार जो है वो केवल किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। बाकी के जो कार्य हैं लगभग लोकसभा अध्यक्ष के समान हैं राज्यसभा के सभापति के, लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो है डिक्लेरेशन जो होती है फाइनल, वो किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की ही होती है। सभापति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता किए जाने की स्थिति में उपसभापति साधारण सदस्य की तरह होता है। ठीक है, जब राज्यसभा के सभापति अवेलेबल हैं और वे राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस स्थिति में उपसभापति जो है एक साधारण सदस्य की तरह ही जो है भाग लेते हैं, जैसे कि सदन में बोलना, कार्यवाही में भाग लेना एवं मत देना, ये सभी जो है अधिकार उनको दिए गए हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति के बारे में बात करें तो ये सदन का सदस्य नहीं, इनका वेतन और भत्ते जो होते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वहीं राज्यसभा के उपसभापति के वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संसद के पीठासीन अधिकारियों के संबंध में। क्लास आपको पसंद भी आया होगा, और अगर आप नए हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ में क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल से ज़्यादा जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।